हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम बात करेंगे आज से यूनिट नंबर 2 के बारे में। चूंकि यूनिट नंबर 1 तक की वीडियोज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिसने तक प्रीवियस वीडियोज ना देखी हो, पहले जाके वो वाली वीडियोज जरूर देख लेना, जहाँ पे हमने यूनिट नंबर 1 के 3 लेसन्स कवर कर लिए हैं। आज से हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो हम सब जानते हैं जो इनकम फ्रॉम सैलरीज है वो किसका पार्ट बनता है, डायरेक्ट टैक्स का। हम सबने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में कि टैक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि वो टैक्स जिस पे लगाया जाए वही भरेगा। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिस पे लगाया जाए वो नहीं भरेगा, कोई और भरेगा। बट ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि भाई जिसकी इनकम है, ठीक है, वही तो इनकम टैक्स भरेगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जिसके पास इनकम है वही भरेगा, जिसके पास इनकम नहीं है वो नहीं भरेगा। ठीक है, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हम जीएसटी पढ़ते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है, जो लगता है किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर। और भरता कौन है, कंज्यूमर, यानी कि उसे कंज्यूम करने वाला। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो उस टैक्स के अमाउंट को गुड्स के प्राइस में ऐड ऑन कर देता है, तो वो किसको, उसे कौन भरता है फिर, कंज्यूमर। तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जिस पे लगाया जा रहा है प्रोड्यूसर पे, वो नहीं भर रहा है, इसे कंज्यूमर भर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है काफी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब हमें सिर्फ मेनली बात करनी है इनकम के बारे में, वो भी कौन सी इनकम के बारे में, जो सैलरीज की फॉर्म में कमाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, कि कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर पढ़ने होंगे। तो हमारे पास 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें पढ़ने हैं चैप्टर के अंदर। पहला क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, टू प्रोवाइड एडवांस्ड नॉलेज ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस। एक तो हमें नॉलेज गेन करनी पड़ेगी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, किसका, डायरेक्ट टैक्स का। तो वो मैंने आपको समझा दिया कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, दूसरा, टू प्रोवाइड वर्किंग नॉलेज ऑन द डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम एंड डिडक्शंस। हमें अलग अलग हेड्स पढ़ने पड़ेंगे इनकम के, क्योंकि इनकम का एक सोर्स सिर्फ सैलरीज ही नहीं है, अदर तरीके भी हैं कमाने के। लोग जो हैं बहुत से तरीकों से पैसा कमाते हैं, तो हमें वो हेड्स देखने के ऐसे कौन कौन से मेन जरिए हैं जिनके जरिए लोग जो हैं वो अर्निंग करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। उसके अलावा डिडक्शंस कौन कौन से रहेंगे वो हम देखने वाले हैं। एंड अनेबल देम टू कंप्यूट द टोटल इनकम, और उसके जरिए हम टोटल इनकम कैसे निकाल सकते हैं, एंड टैक्स पेएबल कैसे निकाल सकते हैं बाय एन इंडिविजुअल, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, क्योंकि इनकम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स पे किया जाता है, तो अगर हमें टैक्स पेएबल निकालना है उसके लिए हमें टोटल इनकम का पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल के। क्योंकि हम सब जानते हैं जो इनकम टैक्स है उसका कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होता, कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं होती, वो अलग अलग टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर हम सिर्फ इनकम को ही नहीं देखते, डिडक्शंस को भी देखते हैं। ठीक है, और जो एग्जम्पशंस मिलते हैं वो भी देखते हैं। तो हर एक चीज को देखते हुए हम इनकम टैक्स क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना टैक्स दिया जाना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स एंड अदर प्रीएम्बल्स ऑफ इनकम टैक्स। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पे समझने पड़ेंगे इनकम टैक्स के बारे में, कि इनकम टैक्स के कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जो हम बिल्कुल डीप में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद फोर्थ और आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है वो क्या है, अंडरस्टैंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी के अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एंड टू लर्न हाउ कंप्यूट एन एम्प्लॉइज इनकम फ्रॉम सैलरी। और हम ये भी सीखेंगे कि एक एम्प्लॉय की इनकम हम किस तरीके से निकालते हैं, एक सैलरी के जरिए, फ्रॉम सैलरी। तो ये 4 जो है ना हमारे क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमें इस चैप्टर के अंदर समझने होंगे और समझने का मौका हमें मिलेगा। तो उम्मीद है आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब शुरू करते हैं मेन टॉपिक, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ओवरव्यू ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। कि ओवरव्यू क्या है इनकम फ्रॉम सैलरी। जब मैं बात कर रहा हूं इनकम फ्रॉम सैलरी की, तो यहाँ पे हम वेजेस को भी ध्यान में रख सकते हैं।
ठीक है, यानी कि हम जो है वेजेस को भी देख सकते हैं, क्योंकि वेजेस भी एक तरीका होता है। बस फर्क इतना है कि एम्प्लॉइज को सैलरी मिल जाती है, पर सैलरी जनरली मंथ एंड में मिलती है, हर महीने की एक साथ, और वेजेस हम दिहाड़ी बोलते हैं उसे, यानी कि एक दिन के लिए आपने किसी मजदूर को रखा, उससे जो काम करवाया उसके बदले हम क्या देते हैं, वेजेस पे कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या बनता है, अलग कंसेप्ट बनता है। तो अगर आपको समझ रहा हो कि इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम टैक्स एक्ट के किस सेक्शन का पार्ट है, तो ध्यान रखना ये सेक्शन 14 के अंदर आता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ऑल इनकम्स ऑफ एन एक्सेसी, अब ये कौन होता है, वो पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है, जो टैक्स पे करता है, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज आर क्लासिफाइड अंडर 5 हेड्स, यानी कि हम 5 हेड्स की बात करते हैं। जो मैं बात कर रहा था ना ऊपर कि हमें इनकम के सोर्सेज क्लासिफाई भी करने होते हैं कि एक पर्सन की अर्निंग किन किन तरीकों से हो सकती है, तो 5 हेड्स के अंदर आते हैं, यानी कि एक पर्सन मेनली 5 तरीकों से इनकम जनरेट कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स, और उसी इनकम के जरिए हम टोटल इनकम निकालते हैं, और उसी टोटल इनकम के अकॉर्डिंग हम इनकम टैक्स कितना पे करना होगा उस पर्सन को ये निकालते हैं। तो ये तो हो गई मेन बात। अब समझते हैं वो सोर्सेस कौन कौन से हैं। वैसे तो हमने वो सोर्सेस पहले भी देखे हुए हैं। तो दीज हेड्स आर एज फॉलोज। इससे मैंने कहा ना कि जो स्टार्टिंग वाला जो यूनिट था, यूनिट नंबर 1, वो काफी इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे हम सारी की सारी इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं 3 चैप्टर्स के अंदर। तो आप शुरू की वीडियोस को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, आपको वीडियोस देखनी ही होंगी, ठीक है, तभी आपको आने वाले पॉइंट्स जो है ना वो अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि अब तो मैं आपको बिल्कुल डीप में समझाऊंगा। जो मेन में चीज़ें तो समझा चुका हूँ फर्स्ट यूनिट में, अब बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो हमारे पास 5 हेड्स हैं जिनके जरिए हम इनकम फ्रॉम सैलरीज निकाल सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो 5 हेड्स ऐसे हैं हमारे पास। पहला क्या आता है, सैलरीज। तो हमें सैलरीज देखने का मौका मिलेगा कि भाई सैलरीज कितने एक पर्सन की रहने वाली है, यानी कि क्या सैलरी उसकी होने वाली है। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे टोटल इनकम में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि अगर किसी पर्सन ने हाउस प्रॉपर्टी रखी है तो वहां से इनकम कैसे लगती है, मतलब हाउस से इनकम बिल्कुल आती है भाई, उसे क्या बोलते हैं, रेंटल इनकम। अगर किसी के पास हाउस है खुद के रहने के लिए नहीं, वो उसकी वो वहां पे सैलरी कैसे निकाल लेगा, वहां से इनकम कैसे निकाल लेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा हाउस है, कोई ऐसा स्पेस है, कोई ऐसी लैंड है जो एक पर्सन ने किराए पे दे रखी है और उससे रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि भाई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, वो रेंटल इनकम का पार्ट बनती है एक पर्सन के। तीसरा जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि जब हम प्रॉफिट और गेन जनरेट करते हैं बिजनेस से और प्रोफेशन से। हम सब जानते हैं अगर हम कहीं पे एम्प्लॉय नहीं है, एज अ एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, तो या तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड एक तरह से कह सकते हैं बिजनेस का छोटा रूप, पर आप बिजनेस नहीं बोल सकते उसे, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड में होता क्या है, एक पर्सन खुद ही अपने सारे काम को परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही उस पर्सन ने अपने कुछ काम को डेलीगेट करना शुरू कर दिया तो एक बिजनेसमैन बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि बिजनेस से और प्रोफेशन से क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है और फायदे हो रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस हेड के अंदर काउंट किया जाता है। तो 4, और इसके बाद 4th पॉइंट क्या आता है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या है कि आपने कोई एसेट ली, ठीक है, कुछ किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, इक्विटीज ले ली, बॉन्ड्स ले लिए, कोई रियल एस्टेट में एसेट ले ली, गोल्ड ले लिया, कुछ भी कोई भी एसेट ली जिसकी फ्यूचर में बेचने के बाद आपको ज्यादा वैल्यू मिली, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। कि एक तरह से आपने एसेट को अपने पास रखा, उसकी वैल्यू बढ़ती चली गई टाइम के साथ, फिर आपने वो सेल कर दिया, तो वहां से जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला, वो एक्स्ट्रा पैसा कैपिटल गेन का था। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी 20 लाख में बेची गई, तो जो 10 लाख का एडिशनल अमाउंट है वो कैपिटल गेन माना जाता है, और उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है, ठीक है। इसके भी अलग तरीके होते हैं टैक्स के। अगर आप कैपिटल गेन से जो पैसा आया है उसे अगर आप दोबारा रीइन्वेस्ट कर देते हो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, ठीक है। वो सब हम अलग अलग चीजों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए कि इनकम के अंदर कौन कौन चीजें काउंट की जाती हैं। इसके बाद 5th पॉइंट क्या आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका मतलब अगर हमारी इनकम इन चारों हेड में से किसी का भी पार्ट नहीं बन रही, तो वो 5th पॉइंट के अंदर आएगी, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पे काउंट की जाएंगी, ठीक है। तो ये भी जरूर आप लोग ध्यान रखोगे।
इसके बाद समझते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। तो ये देखते हैं कंडीशंस फॉर चार्जिंग इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके जरिए में बोल सकते हैं कि एक पर्सन ने इनकम जनरेट तो की है पर किसके अंडर की है, सैलरीज के हिसाब से की है, मतलब उसे सैलरी मिली है, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरीज ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड द पे, यानी कि हम जो है ना एक अर्निंग के सोर्स को सैलरीज जब ही बोल सकते हैं जब यहाँ पे एक रिलेशनशिप बन रही है एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉयर कौन, मालिक, ठीक है, जिसने कोई बिजनेस कर रखा होगा, ठीक है, कोई सर्विस दे रखी होगी और उसने उस एम्प्लॉय को काम पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बननी चाहिए। क्योंकि देखो जब तक एम्प्लॉयर नहीं होगा और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं बनेगा तो आप सैलरी किससे मांगोगे, या फिर सैलरी कौन देगा, और अगर सैलरी नहीं देगा तो वो सैलरीज के अंदर आएगा कैसे। तो इसलिए ये रिलेशनशिप बनना क्या है, बहुत जरूरी है, बिटवीन पेयर एंड द पे, ठीक है। पेयर कौन, जो पेमेंट करने वाला है, और पेई कौन, जिसको पेमेंट मिलने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए, वो देखते हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सर्विस का जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब एक एम्प्लॉयर जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर करता है तो वो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट मांगता है कि आपको मेरा ये काम करना होगा, आपको मेरे लिए ये सर्विसेज जनरेट करनी होगी, ठीक है, या फिर ये गुड्स बनाने होंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसके बदले में आपको ये सैलरीज मैं आपको पे करूंगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलरी, वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, BGPB। इसका मतलब होता है यहाँ पे प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कि आपने कहीं ना कहीं प्रॉफिट या फिर गेन हासिल किया है या तो बिजनेस से या प्रोफेशन से, तो वो चीज यहाँ पे है। तो दोनों चीजें होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज के बदले सैलरी मिलती है और जो मेन एम्प्लॉयर है उसको प्रॉफिट मिलने वाला है, या तो प्रॉफिट मिलेगा या गेन मिलेगा किसी ना किसी तरह का, तभी तो उसने लोगों को काम पे रखा हुआ है। क्योंकि कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो लॉस में एम्प्लॉय को नहीं रख पाएगा ज्यादा दिन के लिए, तो बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए या तो उससे कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए, तभी कोई पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन को क्या देता है, सर्विसेज देता है, फिर एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय रखता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं जहां से हमें सैलरी मिलती है कि वो हमारी नौकरी है, नौकरी यानी कि हमसे क्या हुआ, नौकर, यानी कि एक आपका क्या होगा, मास्टर, ठीक है, जिसकी बात आपको माननी पड़ेगी। दूसरा हमारा क्या होगा, सर्वेंट, ये चीज है, तो इसको बोलते हैं मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। तीसरा पॉइंट क्या आता है, डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। अब इस डायरेक्ट सुपरविजन का मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉयर है यानी कि जो मालिक है वो डायरेक्टली कंट्रोल करेगा और सुपरवाइज करेगा अपने किसको, एम्प्लॉय को, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। और ध्यान रखना ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप से काफी क्या है, अलग है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आप ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप की बात नहीं की गई है। अब आगे समझते हैं। इसके बाद हमारे पास इंस्टेंसेस वेयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसे एग्जांपल्स हैं कुछ जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करते। पहला क्या आता है, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। देखो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी जो है ना वो कभी भी यहाँ पे एज अ मजदूर ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो कंपनी का डायरेक्टर है। तो कंपनी की अपने आप क्या होती है, एसोसिएशन होती है, ठीक है। कंपनी अपने आप में क्या है, एक एसोसिएशन है, तो वहां पे जो रूल्स है ना उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को सैलरी दी जाती है, ठीक है। और वो डायरेक्टली जिम्मेवार है स्टेक होल्डर्स की तरफ, यानी कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के उनकी तरफ, और वो भी उसको क्या बोलते हैं, सैलरीज पे नहीं करते, क्योंकि सैलरी से कंपनी से मिलती है। और कंपनी जो है ना वो एक सेपरेट बॉडी होती है, और जो कंपनी का ओनर है वो एक सेपरेट बॉडी होता है। इसलिए हम जो है ना डायरेक्टर को एज अ एम्प्लॉय ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं माना जाता है, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, एमपीज, जिसको हम क्या बोलते हैं,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी कभी भी किसकी नहीं होती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में के अंदर नहीं आते। उसका एक रीजन है ना आने का। क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे सैलरीज इन्हें गवर्नमेंट पे कर रही होती है, ठीक है, ना कि कोई इनका मालिक होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जरिए जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं बनता। थर्ड क्या आता है? पेपर सेटर्स एंड एग्जामिनर्स। अब देखो, पेपर सेटर्स और जो एग्जामिनर्स हैं, इस बात का मतलब ये है कि कई बार हमने देखा होगा कि जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं या फिर जो एजुकेटर्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा फीस या फिर एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिलता है, ठीक है, किसके लिए? पेपर सेट करने के लिए। दूसरा, एज अ इन्विजिलेटर, एग्जाम में एग्जाम होते हुए देखने के लिए कि एग्जाम प्रॉपर तरीके से हो पाए, अच्छे तरीके से कंडक्ट हो। तो ऐसे केस में भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो कॉलेज टीचर्स हैं वो क्या नहीं माने जाएंगे, या फिर जो कॉलेज प्रोफेसर है सॉरी या फिर एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किए जाएंगे। फोर्थ होता है हमारे पास यहाँ पे जज के ऊपर भी भाई कोई नहीं होता, तो जज को सैलरी जरूर मिलती है लेकिन उसका भी कोई एम्प्लॉयर नहीं है, क्योंकि उसे सैलरी किसके अकॉर्डिंग मिल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि इसका कोई मालिक नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे भी हम जो है ना सैलरीज की बात नहीं कर सकते। इनकी सैलरी मिलेगी लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं बनेगा। हम सैलरी को पता है हम अपनी इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सैलरी में जब डालेंगे जब कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिल्ड हो, वरना हमेशा पता है किसका पार्ट बनेगा? इस फिफ्थ पॉइंट का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि इन सब की इनकम जो है ना वो यहाँ पे आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में डीप में बात करने वाला हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अगर किसी को क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों को एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। वो मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार लें।